प्रियंवद जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे मिलना ही हमारे लिए एक लेसन होता है, एक पाठ होता है। जब भी आपसे मिलते हैं तो एक नहीं बहुत कुछ बातें हम सीख जाते हैं। तो आज बस एक सीखने की एक नई सीढ़ी पर हम चढ़ रहे हैं और आपसे बहुत ही अनौपचारिक कुछ बातचीत हम करना चाहते हैं। सबसे पहले आपसे किताबों के बारे में, आपके उपन्यास के बारे में और आपके लेखन के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं और लोग सुनते भी हैं, जानते भी हैं। मैं आज आपसे वो बातें कहलवाना चाह रही हूँ, जानना चाह रही हूँ जो अमूमन लोग नहीं जानते हैं। हम चलते हैं आपके बचपन की ओर। आपका बचपन कैसा था? बचपन में आप कैसे थे? बचपन मेरा बहुत मामूली था और मैं लगभग लफंगा था। मैंने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की और 7-8 खेल में खेलता था, बहुत अच्छे जी। देसी खेल भी खेलता था, कुछ दूसरे भी खेलता था। घर हमारा छोटा था और लोग 14-15 थे, तो मैं घर में नहीं रहता था। अच्छा। सड़कों पर, चबूतरों पर, रेलवे स्टेशन के डिब्बों पर वहाँ समय काटता था। शतरंज भी खेलते थे तो किसी पेड़ के नीचे खेलते थे। जब घर में सब लोग सो जाते थे तब हम घर लौटते थे जी। कि अब जगह है जहाँ पर हम कुछ पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। पढ़ाई भी मैंने या तो बाथरूम की रोशनी में की या कहीं की। तो बचपन में मैंने सब कुछ किया और सारी जिसको बुरी आदतें कहते हैं वो भी थी। मैंने सिगरेट भी पी बचपन में, मैंने जुआ भी खेला, कुछ दिन चाकू भी रखा। अच्छा। ये भी किया मैंने। किसी को मारा चाकू? नहीं मारा कभी। कानपुर में उस वक्त माहौल था कुछ ऐसा। कानपुर 7-8 खेलों की बात की आपने, वो कौन से खेल थे? मैं सब बहुत अच्छे खेलता था। मैं पतंग बहुत अच्छी उड़ाता था, गिल्ली डंडा खेलता था, शतरंज खेलता था, क्रिकेट खेलता था, टेबल टेनिस भी खेलता था, कंचे में बहुत अच्छे खेलता था। बाबा। और भी कुछ हो सकते हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि ये ऐसे थे। तो मैं 7-8 खेल खेलता रहा और बचपन में मैंने कुछ नहीं किया, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। मैं कभी किसी सब्जेक्ट में फेल रहा, कुछ रहा, लेकिन ग्रेस मार्क मिल जाते थे, हम लोग पास हो जाते थे। 33% में पास हो जाते थे। अच्छा। 33% पे क्लास मिल जाता था तो किसी ने पूछा ही नहीं कहाँ पढ़ रहे हो, किस क्लास में पढ़ रहे हो। एडमिशन भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। एडमिशन भी आप हो जाते थे कि अगर भाई बहन हैं या 2 भाई हैं तो एक पढ़ता था तो सरकारी में, महापालिका में दूसरे की फीस माफ़ हो जाती थी। एक आओ, एक मुफ्त में पढ़ो जी। ये सरकार की पॉलिसी थी। चले जाइए, एडमिशन खुद कर लीजिए, कोई बात ही नहीं थी। तो इस तरह बड़ा आसान सा सब जीवन था और यही सब बचपन क्या जवानी तक चलता रहा, बीए तक चलता रहा। जी जी। तो ये लेखन का शौक कैसे लगा? किन लेखकों को पढ़कर आप लेखन की दुनिया में कदम रख पाए? देखिए, लेखन में बड़ी एक दिलचस्प बात है, ये बात समझने वाली है। जी। सबसे पहले पढ़ने का चस्का लगता है जी। और वो अमूमन ख़राब किताबों से लगता है, गंदी किताबों से लगता है। अश्लील से आप शुरू होते हैं, फिर जासूसी पर आते हैं और आप कभी पूछिएगा, लोग ईमानदारी से बताएंगे तो क्रम यही होता है। पहले आप अश्लील किताबें पढ़ते हैं, वो पढ़ी। उन लेखकों के नाम तो फर्जी होते हैं लेकिन वो सब जानते हैं कैसी किताबें होती हैं। कानपुर में एक दोषे वाला था, वो 4 आने में दोषा देता था तो वो मुफ्त में खिलाता था, एक किताब पढ़ने दे दीजिए। अच्छा। तो उसको एक किताब देते थे, उससे मुफ्त में दोषा खाते थे। फिर वो उसको आगे सर्कुलेट करता था 2 दिन, तो 2 दिन और खाते थे जब तक वापस नहीं करता था, वगैरह वगैरह। वहाँ से जासूसी किताबों पर आए। वहाँ मैंने जासूसी किताबें सब पढ़ी। इब्ने सफ़ी मैंने पूरा पढ़ा, वेद प्रकाश कंबोज पढ़ा, ओम प्रकाश शर्मा पढ़ा, सब पढ़ा। फिर गुलशन नंदा पर आए, प्रेम वाजपेयी पर आए। प्रेम वाजपेयी कानपुर के थे, आपको बताएं। उनके उपन्यास थे जलती सिगरेट की कसम, जी जी, चलते फिरते चकले, लैम्प पोस्ट के नीचे, बहुत पॉपुलर थे प्रेम वाजपेयी। वो सब वो रेंज पर आए। जी। उसके बाद और जब थोड़ा सा ठीक ठाक मामला हुआ और बेहतर हुए तो फिर हम शिफ्ट किया हमने बंगला उपन्यासों पर। ये शिफ्ट किस वजह से हुआ था? क्योंकि अमूमन कई बार लोग, हम गुलशन नंदा तक आते आते थोड़ा समझ में आने लगा था कि चीज़ें कैसी होती हैं। गुलशन नंदा बहुत ख़राब नहीं लिखते थे। गुलशन नंदा के कुछ उपन्यास, गेलॉर्ड, माधवी जिस पर काजल बनी, और उसके गुलशन नंदा सितारों से आगे 26 उपन्यास थे गुलशन नंदा के उस वक्त। हमने 26 पढ़े थे। रोचक बहुत होते थे उनके उपन्यास। हाँ, एक स्तर भी होता था जी। वहाँ तक पढ़ते पढ़ते फिर थोड़ा सा जब बंगला लगभग
उत्सुकता और उसमें उसके थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन वो भी उतना ही उस तरह लिखा जाता था। और बंगला अनुवाद बहुत आते थे। जी जी। पूरा बंगला साहित्य उस वक्त हिंदी में अनुवाद में मिलता था। तो विमल मित्र को एक बार हाथ लगा मेरा, और उसके बाद फिर जिसे कहते हैं जादू चढ़कर बोलना। फिर वो समरेश बसु, विमल मित्र, शंकर वगैरह को एक बार आप पढ़ लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ होती है जी। वहाँ से मैं फिर बंगला पर आया, बंगला के बाद मैं हिंदी पर आया, और फिर हिंदी में निर्मल वर्मा को जब पढ़ लिया वे दिन, समझ में आ गया कि क्या होता है। खुद विदेशी भी पढ़ते रहे, अनुवाद भी पढ़ते रहे, तो सब धीरे धीरे रास्ता खुलता चला गया। तो इस तरह ये अपने आप समझदारी रही। और लिखने भी चूँकि थोड़ा बहुत लगे थे, बीए में तक कविता वगैरह गीत वगैरह लिखने लगे थे, जी। तो हल्की सी साहित्य की एक समझ और रुझान पैदा हो गया था, फिर तो निकल गया आगे। तो ये प्रॉपर लिखना, जो बाकायदा लिखना जिसको कहते हैं, वो लेखन कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? किस लेखक से प्रेरित हुए आप? निर्मल वर्मा का नाम लिया आपने। मैंने सबसे पहला मेरा लेख इतिहास पर था। मैं एमए मैंने इतिहास में किया जी। और मैंने सबसे पहला अपना लेख इतिहास पर लिखा। प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, बिस्मार्क को फोकस करके। तो उसके बाद मैंने लेख बहुत लिखे। इस लेख की वजह क्या थी, उस उत्प्रेरणा क्या थी? नहीं, मैं एमए इतिहास में कर रहा था। इतिहास मेरा बहुत प्रिय विषय है। और बीए, ये एमए की बात है, बीए में कविताएं लिखने लगा था, और कविताएं मैं अच्छी लिखता था, गीत अच्छे लिखता था। फिर जब मैं पढ़ने लगा, उपन्यास इधर पढ़ने लगा, थोड़ा इतिहास पढ़ने लगा, तो मुझे लगा कि कविता कम पढ़ रही है, छोटी पढ़ रही है। तो मैंने जब पहला विश्व युद्ध पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, इतिहास पर मेरे इतिहास की रुचि बहुत बढ़ी। तो मैंने इसको लिखा। मुझे लगा खुद सवाल कि आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों, क्या कारण था प्रथम विश्व युद्ध। तो हमने उसको तलाशा, तो भी बिस्मार्क में जाकर हम रुके करीब 40 साल पहले, कि उसकी पॉलिसी की वजह से हुआ। तो एक तरह से राजनीति में भी दिलचस्पी थी, और उसको आर्टिकल को हमने लिखा। फिर हमने और भी लिखे, और साहित्य के भी हम लिखते रहे। हम संस्कृत भी ऐसी निजी तौर पर सीख रहे थे, तो हमने संस्कृत के भी लेख लिखे, कालिदास पर भी लिखा, अमरू पर भी लिखा, जो दूत और दूती होते थे नायक नायिका के, उन पर भी लिखा। मतलब वो हाथ मांझ रहे थे। और चूंकि ये अखबार यहाँ से निकलते थे, विश्वामित्र बड़ा अखबार था, तो विश्वामित्र के अखबार के एडिटोरियल पेज पर इधर उधर हम छपते रहे, कानपुर के अखबारों में छपते रहे, किसी बड़ी पत्रिका में नहीं छपे। लेख हम यहीं करते रहे, लेकिन धीरे धीरे रवा होते रहे। तो यहीं से हमने शुरू किया। तो हमारे गीत चल रहे थे, कविता चल रही थी, और ये लेख चल रहा था। फिर हमने एक ऐसी कहानी, जब गीत कविता हमने छोड़ दिया अचानक, तभी हमने पहली कहानी बोसीदनी लिखी। और वो लगभग कविता ही है, उसको आप कभी पढ़िएगा। तो कविता छोड़ी और कहानी पढ़ी, तो वो शिफ्ट ज़रूर विधा में हो गया, लेकिन तेवर वही थे कविता वाले। और उसी वक्त सरकार की एक कथा प्रतियोगिता हुई अखिल भारतीय 1980 में जी। 1000 कहानियाँ करीब उसमें आई थी। तो हमने भेज दी, और उसमें हमको बोसीदनी को तीसरा पुरस्कार मिल गया। तो ये तीसरा पुरस्कार जो हमको मिल गया, इसके बाद शेखर जी ले जाओ, हम लेखक बन गए। अब सारका में 1980 में छप जाना लेखक बनाने के लिए काफ़ी होता था, बहुत बड़ी बात थी उस समय। और दूसरी कहानी धर्मी में छप गई। जी जी। तो कभी ऐसा भी मौका आया कि एक मिनट अभी अब वो कहानियों की तरफ बाद में चलते हैं। यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, गीत और कविताएं। हाँ। तो ये लिखना किन्हीं खास हालात और वजूहात से हुआ था? कोई प्रेम प्रसंग था? नहीं, मोहब्बत तो हमेशा होती है। लिखने के पीछे मोहब्बत बड़ा कारण है, इसलिए मैंने गीत और कविता निश्चित तौर पर होती है, वो था। और एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं यूनुस साहब, वो दौर ऐसा था कि कोई लड़की एक आपके सामने है, उसको पता लग जाए कि आप गीत लिखते हैं, आप कहानी लिखते हैं, आप नाटक में काम करते हैं, तो बहुत रास्ता खुल जाता था। अगर किसी लड़की को पता लग जाए आपने उस पर कविता लिखी है, तो ये मानिए आपकी गिरफ्त में है, ये शब्द अगर बोलूं आ आएगी। तो लड़की को मान लीजिए किसी को देखा, उस पर कविता लिखी, और कहीं ये उस पर जाहिर हो गया कि हम पर लिखी है, तो ये बड़ा कारण था। और प्रेम ही गीत लिखे। क्योंकि हम हाँ, गीत मुझे बड़ी जिज्ञासा है, गीत कैसे रहे होंगे? नहीं, मेरे गीत छपते थे अच्छे अखबारों में। उस वक्त जितने अच्छे अखबार निकलते थे, सब में मेरे गीत छपते थे, और मैं गीत बाकायदा लिखता था। और रूप कंचन गात चंदन, आरती के दीप लोचन, वाह वाह,
छंद में यूं बंध गई हो तुम सदा अमृतमयी हो। क्या बात है, वाह। ऐसे 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 बहुत लिखे। रत्नार हथेली के मंगल घेरे, बंदिनी में सौभाग्य मेरे। वाह वाह। बहुत लिखे हैं तो गीत। कुछ 2-4 गज़लें भी लिखी, क्या बात है, नज़्म भी लिखी। याद है तो आप सुनाएं। गज़ल का कोई शेर याद हो सकता है। मौसम कितने ही रंग बदले, चाहे जैसा भी ज़माना हो। मौसम कितने ही रंग बदले, चाहे जैसा भी ज़माना हो। तुम दुआ हो मेरी आँखों की, मेरे जीने का बहाना हो। क्या बात है भाई, वाह। तो ये गज़ल पढ़ी, गज़ल लिखी जी। कुछ छोटी मोटी नज़्म भी लिखी। तो मतलब वो सब कुछ प्रेम इर्द गिर्द था। बोसीदनी कहानी प्रेम की थी। और मैं तो आजकल के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि वो नहीं जानते प्रेम क्या होता है। सीधे कंप्यूटर और व्हाट्सएप और पढ़ाई का लोड और माँ बाप, और वो जो प्रेम के नाम पर जानते हैं वो वास्तव में प्रेम तो नहीं होता ना। कोई किसी को देखकर अब कविता नहीं लिखता। जी। ये बहुत बड़ा लॉस है कि कोई किसी को देखकर अब कविता नहीं लिखेगा। वो जानते ही नहीं ये भी हो सकता था, लेकिन हमने ये किया है और उसी में बड़े हुए। इसीलिए हमने बात तक प्रेम कहानी लिखी, आज तक लिखता हूँ मैं। और मेरी 24-25 प्रेम कहानियाँ हैं और बड़ी सब पसंद की जाती हैं। और अद्भुत है, अद्भुत है। और वो प्रेम तो वो बीज सब वही है। और उन प्रेरणाओं का मैं आभारी हूँ जिनकी वजह से मैंने वो गीत लिखे। ये जो प्रेम छूटते चले गए पीछे और चीजें छूटती चली गई, जैसे आवारगी छूटी, आपने लिखना पढ़ना शुरू किया, प्रेम छूटे, जिन्होंने लिखना पढ़ना शुरू करवाया, इनको लेकर आज क्या ख्याल रहते हैं मन में? नहीं, चीजों के पीछे छूट कोई अफसोस या नहीं, छूटे का मतलब ये नहीं कि छूट गए। छूटे का मतलब ये नहीं है कि वो बाहर हो गए जिंदगी से। नो, बिल्कुल। छूटे का मतलब ये नहीं है, वो है कि वो बने हैं। वो अभी भी प्रेरणा सिलसिला नहीं, प्रेरणा तो अब क्या होनी है, लेकिन वो संबंध है, मित्रता है, संबंध है, परिचय है। और वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो चलता रहा क्रम। थोड़ा सा मैं इस मामले में रहा खुशकिस्मत, मैं नहीं जानता क्यों, और आज तक भी हूँ तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। ये शायद मैं इसको ये लेखक होना और रचनात्मकता और कहानी और कविता, इसके पीछे कारण है। देखिए, एक बात मैं बहुत अनुभव से आपको बताता हूँ। अगर आप लेखक हैं, रचनाकार हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, ये इस्टेब्लिश हो जाता है कम से कम महिलाओं के मन में। तो मेरा ये अनुभव है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं ट्रेन में एक बार जा रहा था, आप कभी आजमा लीजिए इसको। AC 2 में आमने सामने की बर्थ थी, नीचे एक बर्थ पर मैं था, एक पर एक महिला थी। अब रात का सफ़र था, सामने कौन व्यक्ति है, क्या है, थोड़ा सा उसको कुछ करना था, वो हिचकिचा रही थी, समझ में उसको नहीं आ रहा था कि क्या है। तो कुछ थोड़ी सी बात हुई, उसने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं, क्या है। मैंने कहा नहीं, मैं लेखक हूँ, कहानियाँ वगैरह लिखता हूँ। वो इतनी रिलैक्स हो गई, उसने बाल खोले, बाल बनाए, वो कुछ ऐसा करना चाहती थी। और वो इत्मीनान से फिर बैठी, अकेली थी, सोई। उसके मन से सब निकल गया कि ये कुछ दुर्घटना हो सकती है, इससे तो नहीं हो सकती। ये एक विश्वसनीयता जो आपको है जी, ये हम लोग भी जब थे, लेखक का मतलब एक बहुत अच्छी छवि बनती ये थी। आपकी प्राप्ति है, हासिल आपका है, मेरा तो है। मैं तो निश्चित तौर पर इस बात को मानता हूँ। अमूमन सिनेमा के बारे में लोगों ने आपसे बात नहीं की है। हाँ, नहीं। ये जो आवारगी के दिन थे, इसमें सिनेमा कितना था और कितना चोरी से देखा जाना, और किन हीरोज को या एक्टर्स को फॉलो करने वाली बात थी? देखिए, सिनेमा में मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदी का शायद ही कोई सिनेमा छूटा हो जो मैंने ना देखा हो। मैं इतनी यहाँ तक बोल रहा हूँ, कम से कम काजोल तक। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह। ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे। हाँ, और आप छूटा हो। कारण उसका ये है कि हमने करीब करीब 10 साल तक जी, जो भी फिल्म आई उसका पहले संडे मैटनी शो देखा। वो अकेले हम नहीं, हमारे 7-8 मित्र देखते थे। जो फिल्म रिलीज़ हुई फ्राइडे को होती थी, संडे को मैटनी शो हमें देखना ही देखना है। और हम इस काम को हमने 10-12 साल किया। फिल्में याद कीजिए जो अब कोई आप नाम ले, आप कोई नाम लीजिए, मैं बात कर सकता हूँ।
फिल्म पर। हीरो पर कर सकता हूँ, हीरोइन पर कर सकता हूँ, विलेन पर कर सकता हूँ। वाह। मतलब मुझे पता है कि शेट्टी के बाल किस फिल्म में पहली बार उसने गंजा सर हटाकर बाल पहने, यादों की बारात में उसने पहली बार बाल पहने। तो अब मुझे ये जिज्ञासा हो रही है कि आपने कविताएं मुझे वो हबीब पहलवान याद है जो एक आता था एक मिनट के लिए दारा सिंह। नहीं दारा सिंह नहीं, हबीब नाम का आता था जिसका चेहरा थोड़ा सा गंदा था। वो ये हम अक्सर विलन के लिए फिल्म देखने जाते थे। और फिल्मी पत्रिकाओं में वो सारी चीजें, पत्रिकाएं हमने नहीं पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी सुषमा वगैरह थोड़े दिन पढ़ी, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ी। लेकिन फिल्म हमने बहुत देखी, कई बार देखी। अब टॉकीज़ से चले जा रहे हैं, वो एक पुरानी कैपिटल टॉकीज़ है, पुराना फिल्म है, वो अप्रैल फूल का गाना सुनाई पड़ गया। अरे हमने कहा चलो यार देख आते थोड़ी देर। वो जो 90s के दौर की फिल्में थी वो सभी देखते थे, जो 80s 90s के दौर। हाँ, हमने मैटनी शो काफ़ी समय तक देखा। जब से मॉल खुल गए हाँ तब हमने थोड़ा कम कर दिया, जी। क्योंकि मॉल में हमको मज़ा नहीं आता माहौल में। लेकिन हमने उसके पहले तक टॉकीज़ में जाकर देखी। आपके फेवरेट हीरो कौन रहे थे, जिनको देखकर आपको लगता था कि नहीं ये? देखिए मैं हीरो, अब मैं तो देखिए दिलीप कुमार से बड़ा किसी को मानता नहीं। वाह। दिलीप कुमार से तो बड़ा खैर क्या है। बाकी हम फिल्म हीरो के लिए नहीं देखते थे, हीरोइन के लिए अलबत्ता एक बार था। लेकिन जो भी कौन सी हीरोइन कौन सी है आपकी फेवरेट? देखिए हीरोइन सुंदरता में तो मधुबाला का कोई मुकाबला नहीं था। मैंने उसकी लगभग सब फिल्में देखी हैं। मीना कुमारी का तो मैं बहुत बड़ा मतलब प्रशंसक छोटा शब्द है, मतलब बहुत मानता हूँ उनको, जिसको इंग्लिश में एडोर कहते हैं शब्द। वो है, मैंने लिखा भी एक आर्टिकल मीना कुमारी पर पूरा। उसकी छवि मीना कुमारी की पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी। मैं कहता हूँ लोगों से कि वो जो गाना है ना, वो साबी भी गुलाम का न जाओ सैया, वो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है मीना कुमारी का। कभी आप उसको देखिए, वो का अभिनय, वो जो इमोशंस सीड्यूस कर रही है जिस तरह उस अपने पति को, और जो वो कर रही है और शराब पी कर रही है, वो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है। नूतन बहुत शालीन गरिमा वाली थी। वैजंती माला के तो आप देखिए तो आप महसूस करेंगे उसका बस वो थिरकना रंग उसका बस तैयार है डांस करने के लिए। अगर वो संवाद बोल रही है तो वो डांस के लिए अपने को सेट कर रही है, उसकी आंखें बोलती थी। सब बहुत अच्छा ये सब लोग थे। तो हमने सब हीरोइन को देखा, सब हीरो को देखा, सारे विलन्स को देखा। और फिल्मों में चॉइस भी बहुत, देखनी है भाई संडे है तो देखते थे। चौराहे पर आए, 4 रास्ते जा रहे हैं, यार कौन सी फिल्म चले, देखा अच्छा तो चलो इस रास्ते पर चलते हैं। जिस टॉकीज़ में तो 25-26 टॉकीज़ थे, देखा करते थे। तो ये जिस दौर में आप फिल्में देख रहे थे तो वो दौर ऐसा था कि घर पे बंदिशें बहुत सारी होती थी, खासतौर से पिता का, माँ का कम, लेकिन पिता का अंकुश ज़्यादा होता था, तो वो डांट फटकार नहीं पड़ती थी? नहीं, हम तो आपको अभी हमने बताया बचपन में ही हम सड़कों पर घूमते रहे, तो उनको पता ही नहीं लड़का है कहाँ। तो बड़े होने पर तो थोड़ा और बड़े हो गए तो फिर उनको क्या मतलब कि कहाँ है क्या है, वो मतलब उनको यही नहीं पता रहा हम किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कुछ मतलब उनको हमारी ज़िंदगी से उस तरह का नहीं था। तो आपका लगाव फिल्मों से इतना ज़्यादा था और गीत लिखने लगे थे, गज़लें कहनी शुरू कर दी थी, कविताएं लिखी, तो ये मन नहीं हुआ कि हम फिल्मों में जाएं, गीतकारी करें? नहीं, फिल्मों ने हमको साहित्य और इतिहास आकर्षित करते थे। और फिल्मों में जाना मतलब वो हैसियत नहीं थी ना, ऐसा कुछ था, बस फिल्म देखने का शौक़ था। सब देखिए, उसमें हमने रात भर कवि सम्मेलन सुने, मुशायरे सुने, सब नाटक देखे, हमने क्लासिकल सबको सुना लाइव, कोई बचा नहीं। हमने फिल्मी गायकों को सबको सुना, हेमंत कुमार और किशोर सब कानपुर आते थे, सबकी नाइट होती थी, सबको हमने सुना। चूँकि हम सड़कों पर घूमते फिरते थे, सब करते थे, तो हम ये सब करते ही करते थे। मित्र थे हमारे 6-7, हम लोग यही सब करते थे। आपका लेखन का एक विराट पक्ष है, बहुत बड़ा फलक है, और आपको एक बहुत उत्कृष्ट लेखक के रूप में सभी जानते हैं, और बड़ी जिज्ञासा होती है कि कैसे लिखते होंगे, किन परिस्थितियों में लिखते होंगे। इतने सारे उपन्यास हैं। इन दिनों मैं आपके कथा संसार में विचरण कर रही हूँ और आपकी बहुत सारी किताबें मैं पढ़ रही हूँ, कहानी संग्रह, उपन्यास, कुछ किताबें आपसे तोहफे में मैं लेके गई थी, वो सब पढ़ रही हूँ, तो उस पर भी चर्चा करनी है। मुझे यहाँ ये जानने की इच्छा हो रही है कि किन परिस्थितियों में ये सब आप लिख लेते हैं? कोई ख़ास परिस्थिति होती है या फिर चलते चलते लिखते हैं, कमरे में बंद होके, पहाड़ों पर जाके लिखना पसंद करते हैं? थोड़ा सा अपनी उस लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। देखिए, ये सब मैं कुछ नहीं करता। मैं बिल्कुल सामान्य तरीके से जैसे खाना खाता हूँ रोज़,
जैसे नहाता हूँ, अपने रोज़मर्रा के काम करता हूँ, उसी तरह मैं लिखता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने इधर गौर किया कि मैंने बहुत लिख लिया है। मतलब मैं एक दिन देखता हूँ किताबों की सूची तो मुझे हैरानी होती, मैंने क्या तो छोड़ा है, कुछ भी तो नहीं छोड़ा है। संपादन से लेकर और पता नहीं क्या क्या कर लिया। उसका सिर्फ कारण ये है कि धीरे धीरे मैं अपने को अनुशासित करता गया। ये सब मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये सब समय निकल गया। जब मैं 50 साल का हो गया तब तक मैं करता रहा, लगभग 50 साल। मैंने फिल्में 50 की उम्र तक देखी हैं, तो भी मैं काजोल की बात लगभग आप मिलाएंगे तो वही समय आ जाएगा 20 साल पहले का। जब मैं 50 का हुआ तब मैंने थोड़ा सा एक दिन विचार किया कि ज़िंदगी तो अब ज़्यादा बची ही नहीं है और काम कुछ ऐसा हुआ नहीं। साल में 1-1.5 कहानी लिखता था। अगर आप मेरा 50 तक का लेखन देखें तो बहुत मामूली लेखन है क्वांटिटी से भी। तो राजेंद्र यादव हमसे कहते भी थे कि तुम समझ नहीं रहो बात को, 1-1.5 कहानी साल में लिखने तो कुछ नहीं होगा। फिर जब मैं 50 का हो गया तो मैंने इस बात को महसूस किया, तब मैंने कहा नहीं अब कुछ करना है। तो मैंने अनुशासित भी किया और उसके बाद मैंने बहुत तेज़ी से लिखा। मेरी इतिहास की किताबें 50 के बाद हैं, उपन्यास 50 के बाद हैं, ये आकार भी 50 के बाद है। सब काम मैंने 50 साल के बाद किया और मैंने 10-10 साल के हिसाब से काम किया। 50 से 60 तक जब कर लिया तब 60 में फिर एक बार सोचा कि क्या है। 70 तक कर लिया तब 70 में फिर सोचा। तो मुझे पता है कि जैसे मैंने पत्रों की किताब पर काम किया, मैं अगले 3 साल में मुझे क्या क्या करना है, ये मुझे पता है। अब चूँकि अलग विधाओं में काम करता हूँ तो ऐसा नहीं है, कहानी भी लिखता हूँ, उपन्यास भी लिखता हूँ और मैं बहुत नहीं लिखता घंटे तक। मैं सुबह चूँकि 3 बजे उठ जाता हूँ तो मेरे पास जो सुबह का 2-3 घंटे का टाइम होता है वो मैं सिर्फ लेखन में देता हूँ। पढ़ता वगैरह उसके बाद हूँ, शाम को दोपहर को कभी भी। तो ये 2-3 घंटे जो मैं रोज़ लिखता हूँ, अगर आप रोज़ 2-3 घंटे रेगुलरली लिख लें, आप कुछ भी लिख लेंगी, कुछ भी, कितना भी आप लिख लेंगी। आप दुनिया में किसी बड़े लेखक को देखिए जिसने खूब लिखा है, उसने खूब लिखा है, पहली बात क्वांटिटी में लिखा है। अब आप बर्ट्रैंड रसल देखिए, वो आदमी, उस आदमी को नोबेल प्राइज़ मिलता है मैथ्स में और उसकी हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ किताब मानी जाती है। पश्चिमी दर्शन पर जो किताब है, 20 फिलोसफर्स को पढ़कर उनकी फिलॉसफी पर बर्ट्रैंड रसल ने लिखा। उनकी आप किस विषय पर उन्होंने नहीं लिखा। तो आप कीट को देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखता है, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर लिखता है। तो इस तरह वो सब करना पड़ता है और सब करते हैं। तो मैं अब यही काम करता हूँ। और बाकी अगर आप 50 साल तक लगातार डेली लिख लें, उपन्यास कितना 200 पेज का ही तो होता है। आप 2-3 घंटे अगर रोज़ बैठें और आप रोज़ 2 पेज लिख लें, 2 घंटे में 2 पेज मान लीजिए, तो आप महीने में आपने कितने लिख लिए? 60 पन्ने। 2 महीने में आपने 120 लिख लिए, 3 महीने में आपका उपन्यास हो गया। कोई बड़ा काम थोड़ी ना है। तो करते हैं, कहीं हम आते जाते नहीं, रोज़मर्रा का जीवन है, उसी में हम लिख पाते हैं, उसी में काम करते हैं। अनुशासन बहुत ज़रूरी है, मेहनत, परिश्रम बहुत ज़रूरी है। प्रोज राइटिंग में तो परिश्रम है, कविता में तो नहीं है। बिल्कुल, प्रोज राइटिंग में है। आपको बैठना पड़ेगा कुर्सी पर, समय देना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। जी। अमूमन कहानियों के विषय कहाँ से उठाते हैं, कौन से? देखिए, सारे विषय जीवन से उठते हैं। जी। जीवन, जिस तरह की ज़िंदगी मैंने जी है, उसमें कोई भी जिएगा तो विषय की कमी नहीं है। धंस कर जिंदगी जी है, गलियों में, समाज में, लोगों में, वो आपको दिखेगा जी। बातचीत में, बोलचाल में, तो वो जिंदगी में ही दिखता है, हवा में कुछ नहीं जी। और वो इतिहास फिर इसमें मेरी बहुत मदद करता है। प्रकृति को मैं लाता हूँ, रखता हूँ। लोग नहीं आजकल लिखते प्रकृति पर जी, मैं लिखता हूँ। तो इतिहास, प्रकृति, आसपास का जीवन और जो पढ़ा है। देखिए, सबसे बड़ी पूंजी किसी लेखक के पास अगर है तो जो उसने पढ़ा है। अगर पढ़ा नहीं है तो आप मेरी लाइब्रेरी देखिएगा, आप चाहें तो एक बार दिखाइएगा। मैं शान से कहता हूँ कि मेरे पास जो लाइब्रेरी है बहुत कम लोगों के पास होगी, और उतना अगर आप पढ़ लीजिए तो कलम उठाइए, बस चालू होता है। जैसे आज मैंने अभी आपसे कहा कि सुबह मैं उठा, मुझे लगा मैं बहुत बड़ा अल्पसंख्यक को मानसिकता में जी रहा हूँ लेखक के नाते, कि मैं एक लाइन लिखने के पहले सोचना पड़ता है लिखूँ कि ना लिखूँ। तो मैं वो सारी भय, सारी असुरक्षा,
सारी आशंकाओं में जी रहा हूँ जो कोई अल्पसंख्यक जी रहा है। तो मैं आज लेखक के रूप में अल्पसंख्यक महसूस कर रहा हूँ। एक नया विचार है जो मुझे आया। अब मैं इस पर कहानी लिख दूंगा या उपन्यास या मैं एडिटोरियल लिख दूंगा, मुझे नहीं पता। तो इस तरह उठते हैं, विचार आते हैं और लिखना चलता रहता है। एक बहुत बड़ा कारण है कि परिवार नहीं है, मैं अकेला हूँ। समय मेरे पास रहता है, मेरा ध्यान बांटने वाला कोई नहीं है, मुझे समस्याएं बताने वाला कोई नहीं है, मेरे आकर्षण का केंद्र दूसरे नहीं है, संतानें और चीज़। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिसकी वजह से इतना काम कर लेता हूँ। अब ये मेरा खुद का चुनाव है जो मैंने किया। कई बार ये नकारात्मक भूमिका भी निभाती होगी आपके साथ, ऐसा नहीं, भी? किस तरह नकारात्मक कैसे? कभी अकेलापन फील होता है? नहीं, अकेलापन तो देखिए, मैं आज से तो इस तरह रह नहीं रहा हूँ। और किताबें आपके साथ हैं, लिखना आपके साथ है, तो आप अकेलेपन में कुछ नहीं होता। आप सोचते हो मैं अकेला रहता नहीं हूँ, मैं आज ही बड़ा सोशल हूँ। जी। मेरे यार दोस्त, मेरे जो बचपन के गिल्ली डंडा वाले दोस्त हैं, आज भी आते हैं। हम शनिवार को बैठते हैं, हम शराब पीते हैं, हम बात करते हैं। मेरी जो आप कह रहे हैं आवारगी छूटी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी आवारगी छूटी है। मैं संगमन करता हूँ, हर साल देश भर के लेखकों के साथ बैठता हूँ। अभी मैंने 25वां किया, 40 लेखक, तो मैं आकार निकालता हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। और वो सबके बहुत आत्मीय संबंध है आपके। हाँ, और तो खास मुझे, हम लोगों को भी ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा विनम्रता और आत्मीयता हमें भी मिल रही है। इसी वजह से हम आपसे बड़े अनौपचारिक बातचीत कर पा रहे हैं। आपको जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो वैसे तो आपके कथा संसार में विचरण करना थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि कई बार हमें लगता है हम एक पाठ की तरह पढ़ रहे हैं, कुछ लिखने का भी मन करता है। हर विषय को छुआ है, मुझे लगता है कोई विषय छोड़ा नहीं है आपने। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने जो लिखा है, प्रेम कथाएँ लिखी हैं, राजनीति पर लिखा है, सोशल, इतिहास, सब कुछ तो लिखा है। आपके लिए क्या कंफर्ट होता है, कंफर्ट जोन क्या होता है? प्रेम कथाओं को लिखना या फिर अन्य इतर विषयों को? नहीं, प्रेम कथा तो कंफर्ट बिल्कुल नहीं, वो सबसे कठिन काम है जी। प्रेम कथा, अच्छी प्रेम कथा लिखना बहुत कठिन काम है। आज के समय में आपको समझाना प्रेम को, और प्रेम को बचा ले जाना दैहिक सीमाओं से, कठिन काम है। मैं तो प्रेम कहानी इसीलिए 3-4 कहानी के बाद लिखता हूँ कि अपने को टेस्ट करता हूँ कि लिखने की सामर्थ्य बची है कि नहीं। तो वो तो लिटमस टेस्ट है, अच्छी प्रेम कहानी लिखना है। और कंफर्ट जोन तो देखिए, इसमें थोड़ा सा मुझे है, जैसे मैं बच्चों के लिए भी लिखता हूँ। मैंने कई किताबें बच्चों के लिए कहानी लिखी, मेरी 3-4 किताबें हैं और आ रही हैं। तो जब मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ तो मैं बिल्कुल शिफ्ट करता हूँ अपने को, मानसिकता को। तो मैं एक कंपार्टमेंट से दूसरे में चला जाता हूँ। मैं सुबह हिस्ट्री पर काम कर सकता हूँ और मैं शाम को कहानी पर काम कर सकता हूँ, अगले दिन बच्चों की चीज़ पर काम कर सकता हूँ। ये करते करते अभ्यास से मुझे आ गया है। तो मुझे जो मन होता है उस पर मैं शिफ्ट करके लिख लेता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है आपका, वे वहाँ कैद हैं। हाँ। इसके बारे में बड़ी मेरी जिज्ञासा है। इसकी रचना प्रक्रिया के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो बताइए कि कैसे उपजा ये विषय, आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, दिलचस्प बात है। आपने देखिए, ये उपन्यास मैंने 90 में हंस में छपा जी, और 90 में मैंने ये सोचा हिंदू राष्ट्र की बात। कुछ था नहीं उस समय ऐसा, बाबरी मस्जिद की बात नहीं थी, वो 92 की बात है। ये 87-88 में देश का जो माहौल बदल रहा था, 84 के बाद, जो इंदिरा गांधी के बाद सिखों के साथ हुआ, उसके बाद मैंने एक दिन एक नारा सुना। मैं चमनगंज कहीं जा रहा था, मुझे याद नहीं है। तो वहाँ एक मैंने नारा सुना, तो मेरी समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है। वो अजीब सा नारा था, मुझे बहुत साफ आज भी नहीं समझ में आता है। झटका हलाल एक तरफ, अरहर की दाल एक तरफ। वाह। तो मुझे समझ में नहीं आया ये क्या है, इस नारे का क्या मतलब है। लेकिन वो जो माहौल था और फिर जो एक रथ यात्रा अडवाणी जी की निकल रही थी, मुझे कुछ भयानक बदलाव महसूस होने लगा अपने चारों तरफ, देश में, हवाओं में। और ये लेखक की अपनी बात है, लेखक की अपनी तीसरी आँख है जी। इतिहास की अपनी तीसरी आँख होती है, उसका जोड़ है, वे वहाँ कह रहे हैं। उसमें इतिहास में बड़ी लंबी बहस है जी। इतिहास का प्रोफेसर है, हिंदू राष्ट्र का चिन्मय उसका पैरोकार है। तो ये सब चीज़ें गुथ बुनकर मेरे दिमाग में लगी। मुझे लगा कभी ऐसा समय आ सकता है जब ये संकट देश
का ऐसा समाज हो, तब मैंने एक हिंदू राष्ट्र का समर्थक कैरेक्टर खड़ा किया जो पूरी मजबूती से अपने इतिहास के गुरु से लड़ता है, जो बताता है कि नहीं, तर्क के साथ, इतिहास के साथ, कि ये रास्ता ठीक नहीं है। वो कहता कैसे ठीक नहीं है, वो इतिहास से गुरु को उदाहरण देता है। तो मैंने उसको 90 में ये छपा बाकायदा। और आज आप हम सब जहाँ बैठे हैं, ये उपन्यास का सब कुछ सच होता देख रहे हैं, जी। और आने वाला समय भी दिखेगा। और उसकी जो प्रेम कथा उसमें पैरेलल चल रही है, वो जो बच्चा है वो भी सब काफ़ी मेरा हिस्सा है उसमें, उस प्रेम कथा, वो घर परिवार, वो मैंने देखा है। और तो ये सब गुद बुनकर मैंने उसको बनाया छोटा सा। तो उसमें 2 ही चीज़ें हैं, एक इतिहास, पहला वो मेरा इतिहास का प्रवेश है साहित्य में, जिसमें मैंने इतिहास के सहारे से अपनी बात को सिद्ध किया है। क्योंकि एक धार्मिक राष्ट्र की अवधारणा नई नहीं है। पुष्यमित्र शुंग ने भी अश्वमेध यज्ञ किया, जी। खारवेल भी था। तो ये कोई नया मामला नहीं हो रहा है, बहुत बार हुआ है कि हम ऐसा बनेंगे। उस समय इस चीज़ को महत्व दिया जाता था, फिर बीच में लोकतंत्र ये सब आता रहा, तो उसको हमने उठाया, सोचा। तो वो बहुत छोटा सा उपन्यास है, हंस में 2 उसमें अंकों में छपा था, तो वही उसकी इस तरह लिखा। गागर में सागर है, छोटा सा वो उस तरह उपन्यास, लिखा गागर गया। में सागर है। एक कहानी मैंने पढ़ी जिसका शीर्षक है बच्चे। ऐसा लगता है कि वो कहीं कोई आपने बिल्कुल रियल घटना, सच्ची घटना देखी है और उसको संवाद के शैली में लिखी है। बड़ी बेहतरीन कहानी मुझे लगी। लैला जो जिसका मुख्य किरदार है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, कुछ बताइए। कहाँ से उपजी थी ये कहानी? ये कहानी कहाँ से उपजी थी? देखिए, हम पतंग खरीदने जाते थे। हाँ। उसे पतंगबाजी का भी काफ़ी जिक्र है। जी जी जी, हाँ, याद आ गया मुझे। 2 बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। एक बिसात खाने में एक जगह पतंग खरीदने जाते थे, हर दूसरे तीसरे दिन जाते थे। तो वो नूरे नाम था उसका जो बेचता था, चबूतरे पर पतंग और माझा, उसकी उंगलियां गड़बड़ थी। और ये था कि इसका माझा नूरे का, तो कोई काट नहीं सकता। हाँ। और उसके जहाँ वो चबूतरे बैठा था, पीछे पर्दा पड़ा होता था, और पर्दे के पीछे उसका 1 कमरा 2 कमरे जो भी थे, तो उसकी जो भी पत्नी थी, जो भी थी, वो उसका एक आवाज़, झलक, ये सब मुझे दिखती थी। तो मुझे वो बड़ा, वो गली, वो वहाँ से निकल कर फिर रोटी वाली गली, वो पूरा इलाका, वो मुझे बड़ा आकर्षित करता था। तो जब मैंने वो पतंग, वो माझा नूरे का कोई काट नहीं सकता, और पीछे, तो मुझे ख्याल एक दिन ऐसे आया कि ये उसकी पत्नी उस माझे और पतंग बनाने में मदद करती थी। अच्छा, करती ही होगी, करती थी। जी, जी। तो मुझे लगा ये क्या खूबसूरत बात है कि ऐसा कोई प्रेम हुआ हो, और ये ऐसा। तो वो कहानी फिर बन गई मेरे अंदर। और वो पतंग उड़ाना और बच्चे, वो सब तो हम, पता है आपको, हम ही करते थे। वो लफंगी सड़कों पर घूमना फिरना, तो वो मिला जुला कर बनी है। लेकिन हाँ, लेकिन वो नूरे एक चरित्र था जिसको हमने देखा, और उसको फिर वहाँ से हमने संवाद शैली में बड़ा सुंदर चित्र खींचा है। यूनुस जी को भी मैं बताना चाहती हूँ कि वो संवाद है पूरी कहानी में, और ऐसा चित्र है कि वो सचमुच ऐसा लग रहा है पर्दे के पीछे कोई महिला है और जिसके पैर दिखाई पड़ रहे हैं, वो झांक के देख रहे हैं बच्चे। और 2 बच्चों की संवाद अदायगी के साथ आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, जो मजहब की दीवार खड़ी करती है, मजहब की दीवार को पाटती है। बड़ी दिलचस्प बात है कि वो एक हिंदू और एक मुसलमान, जी, पति पत्नी में, और वो पहले वो एक मरता है, फिर दूसरा भी वहीं मर जाता है। कहता है ये मिलेंगे कैसे ऊपर? एक दफन हुआ है और एक जलाया जाएगा, तो बच्चे हैं सोचते हैं क्या है, तो क्या अलग हो जाएंगे क्या मरने के बाद? और वो फिर उनको जो दुख होता है कि ये नूरे और ये लैला जिस तरह सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहे, ये मरने के बाद क्या इसलिए अलग हो जाएंगे कि एक दफनाया जा रहा है, एक जलाया जा रहा है? यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। जी। आपकी एक कहानी पर फिल्म बनी है, और फिल्मों से आपका अपना एक जबरदस्त जुड़ाव रहा है, जो हमने जिस पर भी बात की। वो कहानी मैंने पढ़ी है और वो फिल्म भी मैंने देखी है। 2 बनी, एक अनवर, एक खरगोश। हाँ, हम बात करें अनवर की, बाद में खरगोश। हाँ, अनवर की। तो एक तो स्वीकृति फिल्म बनने की, और दूसरा बनने के बाद एक लेखक की प्रतिक्रिया कि क्या पहले पर्दे पर वैसा कुछ आ गया है जैसा आपने सोचा था? क्योंकि आप जो कुछ रचते हैं वो बहुत सघन
और बहुत दृश्यात्मक होता है और उसमें सिनेमा की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी फिल्मकार के प्रति? इसमें मुझे खरगोश को जोड़कर और एक शॉर्ट फिल्म है ट्रेन क्रैश, जिसमें ये दिव्या दत्ता ने भी काम किया, इन तीन को जोड़कर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, इन ठीक तीनों है, को जोड़ हाँ, के बात। तब ये बात मैं पूरी बता पाऊंगा कि तीनों का अलग अलग जी बिल्कुल। अनुभव रहा। अनवर तो देखिए मनीष झा ने बनाई थी और स्वीकृति दे दी, परमिशन दे दिया, और फिर वो 2-3 साल बिल्कुल कुछ उनकी अपनी जो समस्याएं रही हैं वो गायब हो गए, ख़त्म हो गए। फिर मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि एक शूटिंग लखनऊ में चल रही है, मनीषा कोइराला और ये कथा है, तो और मनीष झा बना रहे हैं। तो मैंने उसको पढ़ा कथा और नाम, तो मैंने कहा ये तो सब वही कहानी है, चरित्रों के नाम भी वही हैं और शूटिंग भी काफ़ी हो चुकी है काकोरी और लखनऊ में, और मनीष झा ने इंटरव्यू दिया कि मेरी कहानी है और कुछ इसी तरह की बातचीत है। तो मनीष झा का नंबर जो मेरा था वो लगा नहीं, पुराना था 2-3 साल पहले का। तो मैंने लखनऊ से एक अखबार वाले को भेजा कि भाई यह पता करो शूटिंग कहाँ हो रही है और नंबर लाओ। आपसे परमिशन नहीं ली थी पहले? नहीं, ली थी, ओके। परमिशन ली थी और 2-3 साल गैप रहा, तो वो उसके बाद ये मैंने पढ़ा केवल, वो फिल्म बन रही है, ये उन्होंने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं। तो वो गया प्रोड्यूसर से, नंबर उसका ले आया, तो मैंने प्रोड्यूसर को मिलाया, तो प्रोड्यूसर का फ़ोन था उस टाइम। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ प्रियम, तो मुझे मनीष जी से बात करनी है, और तो बोला वो शूटिंग पर है, आपसे हम बात करा देते हैं। लेकिन जो भी बात हो मेरी बातचीत के लबो लहजे से या जिससे भी, कुछ प्रोड्यूसर कुछ लगता है सनक गया, उसको लगा कि कुछ है, तो मनीष झा का फ़ोन आया। तो मैंने कहा मुझसे मनीष जी आप फिल्म बना रहे हैं, पता भी नहीं, और ये पढ़ा मैंने कि आपने लिखी है। और बोला नहीं सर ऐसा है वैसा है, और मैं अभी 3 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं आपसे आकर मिलता हूँ, मैं सब बताता हूँ ये वो। मैं ले लीजिए आप 3 दिन का समय, कोई मुझे दिक्कत थोड़ी ना है, और आप बस ये समझ लीजिए कि फिल्म आप रिलीज़ कर नहीं पाएंगे जब तक बात नहीं हमसे करेंगे। बोले नहीं सर। फिर वो आए, बात हुई मनीष झा से, सब हुआ। मैंने कहा स्क्रिप्ट लेते आइएगा, स्क्रिप्ट ले आए। अब उसमें फिल्म में सारे कैरेक्टर के नाम वही थे जो मेरी कहानी के थे। स्क्रिप्ट मैंने थोड़ी पलटी पलटाई, मैंने कहा कितना शूट हो गया, तो बोले वो हो गया करीब 80%, 10% बम्बई में होगा, थोड़ा काकोरी में 1-2 दिन की शूटिंग है, ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा फिल्म तो आप बना ही चुके हैं, बाकी स्क्रिप्ट बातचीत होती रही। चलिए वो सब हमारी उनके अंदर की बातचीत है, उसको कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा बना लीजिए आप। चूँकि मनीष इसके पहले बहुत अच्छी वो फिल्म बना चुके थे, लैंड विदाउट विमेन। तब भी मुझे लगा कुछ भी बनाएंगे कुछ तो ठीक होगा ही होगा। खैर वो बन गई, सब हो गया। फिर वो उसका लखनऊ में प्रीमियर हुआ, मैं गया भी, तो आई भी थी मनीषा कोइराला। और वो फिल्म मैंने देखी, शुरू हुई 10-15 मिनट मैंने देखी, उसके बाद मैं समझ गया कि ये तो सब गड़बड़ मामला हो रहा है, और इंटरवल तक देखकर मैं चला आया, मैं नहीं बैठा गया। सब बदल दिया था उन्होंने। उसका जो सबसे प्यारा पाशा का कैरेक्टर था, उन्होंने बहुत अच्छे एक्टर ले लिए थे, उसने जो एक्टर लिए थे सब बहुत अच्छे थे, और लेकिन कहानी चूँकि बदल दी थी उन्होंने, तो एक लेखक जो लिखता है वो, बात ख़त्म हो गई। फिर हमारा उनका संपर्क टूट गया। फिर अभी 3-4 साल पहले फ़ोन आया अचानक मनीष का कि साहब ऐसा है, मैं आ रहा हूँ, मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा बात करते हैं। कानपुर आए, बैठे हमारे साथ, 2 दिन रहे, तो कान पकड़े कि साहब गलती हो गई, अब ज़िंदगी में मैंने कसम खाई है कि मैं कलम नहीं छूऊंगा वगैरह वगैरह, और कहानी दीजिए ये वो। तो फिर हमने उनके लिए कुछ काम किया, लिखा, लेकिन वो फिल्म नहीं बनी। फिर अभी तक संपर्क टूटा है, लेकिन अब मनीष से कोई शिकायत हमको नहीं है। ये हमारा अनवर का। इसके बिल्कुल विपरीत खरगोश का अनुभव जो परेश कामदार ने बने। इसके बाद जब परेश का फ़ोन आया कि मैं बम्बई से बोल रहा हूँ, कहानी व फिल्म बनानी है, तो मैं उखड़ा बैठा था। तो मैंने कहा कौन है प्रोड्यूसर? उसके अनवर के प्रोड्यूसर बिल्डर थे। वो बोले साहब वो IIT कानपुर का स्टूडेंट है। तो मैं थोड़ा ढीला पड़ गया कि IIT कानपुर का स्टूडेंट है प्रोड्यूसर, तो मैंने कहा कौन है, क्या है? नहीं वो IIT कानपुर उसको बहुत माने रखता, उसका महत्व है।
तो फिर परेश ने अपने बारे में बताया, सब बोले साहब आते हैं, बात करते हैं, करना है तो ठीक है आइए। फिर मैंने परेश को देखा तो वो जो कहानी मेरी लाया तो उसका हर वर्ड अंडरलाइन था, और मुझसे बहुत डिस्कस किया उन्होंने। तो जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने कहानी के जितने निकाले वो मैंने भी नहीं सोचे, मैंने भी नहीं किया। बहुत अच्छे से कहानी को समझा और बहुत अच्छे से उन्होंने एक एक चीज़ बताई, सब किया। तो कोई सब कुछ सुरक्षित था। मैंने कहा नहीं आप करिए। परेश खुद भी बहुत समझदार आदमी है, तो बहुत अच्छी हमारी टीम रही, सब लिखा। तो बोले साहब इसमें मुझे सीन बदलवाने हैं 2-3। अब देखिए फ़र्क मैं बताना चाहता हूँ, साथ बात क्यों करूँगा। उसमें सीन सब मनीष ने अपने मन से बदल दिए, सब कर दिया। इसमें बोले साहब सीन मुझे 2-3 इसमें ऐड करने हैं और वो आप करेंगे। मैंने कहा मैं कैसे करूँगा, मैंने तो कभी स्क्रिप्ट लिखी नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कैसे करूँगा। बोले नहीं कहानी आपकी है, कोई दूसरा करेगा तो वो बात नहीं आएगी, वो जोड़ देखेगा और टूट जाएगा, आप ही को करना है। मैं बोले कुछ नहीं मैं आपको बता दूंगा, बस कैसे करना। ठीक है मैं करता हूँ। फिर मैंने किया। फिर बड़ा दिलचस्प अनुभव है कि आप एक कहानी लिखिए, 10-15 साल बाद फिर उसी कहानी को दोबारा आप उसके अंदर से गुजरिए, उन्हीं चरित्रों के साथ बदले रूप में उनको थोड़ा बदल दीजिए। जैसे उसमें माँ का कैरेक्टर जोड़ा मैंने, स्कूल का पूरा कैरेक्टर पूरा हिस्सा जोड़ा, तो ये सब परेश ने मुझसे जुड़वाए। नहायत अच्छी और ईमानदारी की बात है परेश की, ये सब मुझसे काम करवाया। मैं बम्बई भी गया, रहा 2-3 दिन, सब कुछ उनका मैंने जैसा वो चाहते थे, लेकिन करवाया उन्होंने मुझसे, एक शब्द अपनी तरफ से नहीं जोड़ा। ये उसका अनुभव रहा। तो जैसी भी बनी, जो भी बनी, फिल्म की बात अलग है, लेकिन ये एक कहानी का दूसरा अनुभव रहा। तीसरा जो मैं ट्रेन क्रैश की बात कर रहा हूँ, वो एक अधेड़ औरत का प्रेम, एक कहानी है जी, पढ़ी है मैंने। हाँ जी। तो वो बम्बई से फ़ोन आया, कोई नौजवान लड़का था, वो जसवंत जो है उसका हीरो, उसी का जसवंत का ही फ़ोन आया कि साहब ऐसा है, मैंने पढ़ी है और मुझे तो ये बनानी है और यही मुझे रोल करना है हीरो का और ये वो। तो मैंने कहा, मैंने सुना हुआ था, मैंने कहा नहीं भाई ऐसे थोड़ी ना, आप कुछ बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट हो, क्या है, क्या शर्तें। बोले साहब आप मुझसे जो चाहे लिखवा लीजिए, जो चाहे कर लीजिए, पैसे हम नहीं दे पाएंगे, हम ये है, दुनिया भर का मुझे फिल्म करनी है। तो मैंने कहा अच्छा स्क्रिप्ट भेजो, देखते। स्क्रिप्ट भेजी तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि स्क्रिप्ट में डायलॉग तक वही थे जो मेरे थे, कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। तो वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी। मैंने ठीक है बनाओ, कोई बात नहीं, फिल्म बन गई। उस फिल्म की ताकत देखिए आप, सारी ताकत उसके संवाद में है। आप फिल्म कभी देखिएगा, आधे घंटे की फिल्म है, कई लाख लोग देख चुके हैं, यूट्यूब पर है। तो वो और सब संवाद उसको खींच लेगा। और क्या बढ़िया दिव्या दत्ता ने हिंदी के वो संवाद बोले हैं, किस तरह समझ कर। तो एक तीसरी फिल्म थी। तो अलग अलग जगह अनुभव होता है, लेकिन जहाँ पर आदमी लेखक की रचना से बहुत शिफ्ट नहीं करता, और अगर करना होता है तो करवाता है लेखक से ही। यह है निचोड़। आपको जो करवाना है लेखक पीछे नहीं हटे, क्यों हटेगा। बिल्कुल। आप अगर मैं जानता हूँ आप काबिल डायरेक्टर हैं तो आप करिए। अब सत्यजीत रे ने बदला शतरंज के खिलाड़ी का अंत, ठीक है, कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं है। सत्यजीत रे कोई कमज़ोर आदमी तो नहीं है, जो भी बदलेंगे ठीक है, नीयत ख़राब नहीं है, इरादा ख़राब नहीं है। तो इस तरह का हो जाता है। तो जब भी कोई कहानी मांगता है और उसमें अगर ये दिख जाता है कि कहानी के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है और करनी है, तो या तो आप मुझे समझाओ, कन्विंस करो कि ये ज़रूरत है मेरी, तो इस तरह होता है। तो ये समझने वाली बात है। आजकल तो देखिए बहुत हिंदी लेखक फिल्म इंडस्ट्री में चले आए हैं। ये वरुण ग्रोवर, ये आप समझिए वरुण ग्रोवर और राम कुमार, इनको हमने संगमन में बुलाया जी। वरुण ग्रोवर को उदयपुर के संगमन में बुलाया, तब ये फिल्म में नहीं आए थे, लेकिन हमने लोगों से उस समय भी कहा था बहुत शार्प लड़का है, गीत भी लिखते हैं। हाँ ये देखिए ये रुकने वाला नहीं है। जो कहानी पढ़ी थी, जो जिस तरह जवाब वरुण ने दिए थे। और राम कुमार भी जयपुर से आए थे जिन्होंने वो Z+ बनाई। तो गौरव सोलंकी भी यहीं से गए, और वो विमल भी है। तो कई लड़के हैं इस वक्त जो हिंदी साहित्य से वहाँ पहुँचे हुए हैं और अच्छे कथाकार रहे हैं, तो समझते हैं साहित्य को भी, फिल्म को भी। तो वो अगर कुछ करते हैं तो वो समझते हैं दोनों चीज़ों को, तो बहुत खतरा नहीं होता। सब इस पर निर्भर करता है कि कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या कर रहा है। ये है कहानी की बस। क्या बात है। ये एक अलग परिदृश्य पर बातचीत हुई, क्योंकि सिनेमा, लिखे हुए छपे हुए शब्दों का सिनेमा तक जाना बहुत खतरनाक यात्रा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कई तरह के जोखिम होते हैं और वो सब सामने है। जिस तरह का सिनेमा, जैसे अभी हम लोगों ने शैलेंद्र और रेणु की बात की जी, कि राज कपूर अंत बदलना चाहते थे,
तो ये समझदारी निर्देशक और लेखक के एक बीच में थी, और वहाँ पर कि भाई अगर वो चाहेंगे तो बदल दे, नहीं बदला तो इस तरह अगर लेखक और निर्देशक के बीच कोई चीज़ बन जाती है तो फिर दिक्कत नहीं पुल होती। जैसा, तब और फिर लेखक के आसानी साथ से हो न्याय जाता भी है। यही होता है कभी जब पूछा जाता है। क्योंकि सिनेमा की बात हो रही है तो मैं एक और चीज जो हमेशा से आपसे पूछना चाहता था, फिल्मी गानों से आपका किस तरह का कनेक्शन रहा है और रेडियो से आपका किस तरह का जुड़ाव रहा है? देखिए, मैं विविध भारती आज भी सुनता हूँ। मैंने बीच में छोड़ दिया था रेडियो सुनना, टेलीविज़न वगैरह आ गया था तो मैं, लेकिन ये लॉकडाउन में मैंने रेडियो मुझे एक ने दिया तो मैंने फिर गाने सुने। तो जब विविध भारती के गाने सुने तो फिर मैं सब पुराना समय मुझे याद आया विविध भारती का, और मैं रोज़ सुनता हूँ विविध भारती। मेरे रेडियो पर रोज़ चलता है और विविध भारती चलता रहता क्या है, बात है। मैं दूसरा कोई नहीं लगाता। 7 बजे शुरू करता हूँ, आपने फोन किया था हाँ। लॉकडाउन के जमाने में। उस समय है, और 7 बजे मैं खोल देता हूँ। जब वो अब 6:45 पर आजकल खोल रहा हूँ, वो मदन मोहन का वो आ रहा है, वाह, हाँ, तो वहाँ से चलता है और 8 बजे तक चलता है। जैसे ही न्यूज़ आती बंद कर देता हूँ, और फिर दोपहर को जब मैं लौटता हूँ तब सुनता हूँ, आप लोग के सब सुनता हूँ कार्यक्रम। तो विविध भारती मेरा चलता है 5 बजे तक जी। जिसमें उसके बाद भी हेलो कानपुर वगैरह छोड़ देता हूँ। तो उसमें 4 से 5 आपके यहाँ वो इंटरव्यू वगैरह तो बहुत शानदार आते हैं, और बहुत मुझे पुराने नौशाद साहब का मैंने पूरे एपिसोड सुने, सबके सुने, ओपी नैयर साहब के सुने हुए, सबके सुने। तो बहुत मुझे आनंद आता है, और सब मेरा समझा हुआ देखा हुआ है उस समय। तो मैं पूरे नॉस्टैल्जिया में विविध भारती में जीता हूँ और पुराने ही गाने में सुनता हूँ, और बहुत ज़रूरी हिस्सा है वो मेरे लिए, मेरे अकेलेपन के लिए। आपको गुनगुनाने पर मजबूर करते हैं? आप अकेले हैं और गाना सुन रहे हैं और आप अपनी मस्ती में गुनगुनाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं, गुनगुनाने वाला मामला नहीं है, और अब पुराने गानों में मस्ती वाले तो कम अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक देखिए वो तो राग पर बेस गाने ज़्यादातर हैं, उनको गुनगुनाने की औकात भी होनी चाहिए। लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कोई वो नहीं सुनता दूसरा, और कोई चैनल नहीं सुनता, कुछ नहीं सुनता, बस मेरे रेडियो चलता रहता है। कभी संगीत के प्रति रुझान रहा है कि सीखने, जैसा शास्त्रीय संगीत सीखने? संगीत के प्रति मेरा पूरा रुझान है। मैं क्लासिकल, मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने सबको सुना है, सारे कॉन्सर्ट सुना है जी। मैंने कुमार गंधर्व को भी कानपुर में सुना है। अब देखिए, हम लोग कुमार गंधर्व की बात कर रहे थे, मैं आपको वो अनुभव बताऊं, मुझे अच्छी तरह याद है कि सर्दियों की रात थी, सुबह का 2-2:30 बज रहा होगा, घनघोर सर्दी थी, सुबह का 2-2:30 बज रहा होगा। कुमार गंधर्व साहब का कार्यक्रम चल रहा था, या एक और थोड़ा 12-1 बज रहा होगा, और वो ख़त्म कर रहे थे। तो आखिरी वो गाया, सुनता है गुरु ज्ञानी आवाज़ आ रही गगन से। वो साहब अनुभव, रात में 12-1 घनघोर सर्दी, ओस टपक रही है, आवाज़ आ रही गगन से धीमे धीमे, वो जादू जो कुमार गंधर्व का था, या भीमसेन जोशी को, या पंडित जसराज को जी, निर्मला अरुण को, सबको हमने लाइव सुना। पंडित छन्नूलाल मिश्र जी। छन्नूलाल मिश्र जी तो इधर के जी। ये बात हम आपको बता रहे हैं, आप समझिए 20-25 साल पहले की। तो ये उस समय हम सुनते थे, और उसका सिर्फ कारण एक ये था सुन लेने का, इसलिए नहीं जाते थे कि क्लासिकल सुनना है, ये तो था ही था, लेकिन इसलिए जाते थे कि कानपुर में एक ही हॉल होता था, मर्चेंट चैम्बर एसोसिएशन का एक हॉल होता था, सारे कार्यक्रम वहीं होते थे, बहुत डिसेंट हॉल था। अब तो खैर स्टॉक एक्सचेंज वगैरह बन गया है, दूसरा कोई हॉल था नहीं, वहीं होता था। और उस हॉल का जो जिसके हाथ में था देना, वो एक साउथ इंडियन साहब थे, कृष्णन साहब, उनके हाथ में था। तो उनकी कार वहीं खड़ी होती थी, घर के पास था। तो उनका लड़का हमारा दोस्त था, तो हम लोग जब रात में वहाँ कार खड़ी करने जाते थे तो कुछ ना कुछ चल रहा होता था। तो चौकीदार जहाँ कि भाई तो क्लासिकल हो रहा तो सुनना है, कुछ भी सुनना है, तो हम लोग को ले जाकर हटो, साहब के लड़के तो पीछे जाकर हम लोग, तो हमने सारे कार्यक्रम सुने। और बाद में ये कि हेमंत कुमार वगैरह IIT में होते थे, IIT में इनकी नाइट होती थी, तो हेमंत कुमार, मन्ना डे, किशोर कुमार, ये सब आए। अमीन सैनी तो एक बार 2 दिन जेल भी बंद रहा कानपुर, आपको पता हो किस्सा? नहीं, ये तो नहीं पता। तो ये कुछ नाइट कैंसिल हो गई थी, किशोर कुमार की टिकट विकट बिक गए थे, और फिर कुछ कैंसिल हो गई थी, कुछ हुआ था, तो अमीन सैनी साहब रहे जेल में। अच्छा। उसी चक्कर में, और कोई बड़ी बात नहीं थी, ये एक मामूली सी कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी।
तो ये इस तरह सुने। लेकिन कान मेरे समझते हैं, संगीत क्लासिकल पर अच्छा बुरा बेसुरा सुरा समझ लेते हैं, बस इतना ही है। बहुत गहरा सामंजस्य बिठाया संगीत और लेखन। मैं आपको एक बात और बताऊं, उसका एक कारण, बुनियाद कहाँ से है। मैं जब पतंग उड़ाता था, मैं पतंग बहुत अच्छी उड़ाता था। जी जी। तो कानपुर वो में, आपकी कहानियों से लगता है हाँ। कई कहानियों में मिलती है ये बात। कानपुर में एक ही संगीत महाविद्यालय आज भी है, उस समय बहुत अच्छा था 70s में, गांधी संगीत महाविद्यालय। शाम को 4 बजे लगता था। कानपुर के जितनी संभ्रांत घरों की या मध्यवर्गीय महिलाएं, लड़कियां, सब क्लासिकल संगीत सीखने वहाँ आते थे, लड़के लड़कियां सब। तब कुछ और करते नहीं थे लोग। अगर टाइम है 30-70 के दशक में, मतलब आप समझ लीजिए 50 साल पहले, तो संगीत सीखना, नृत्य सीखना और वहाँ सब सिखाया जाता था। उसकी जो छत थी, उस संगीत स्कूल की पूरी छत, उस पर मेरा कब्जा था। अच्छा। उस पर जाने का रास्ता स्कूल से था नहीं, सीढ़ी थी नहीं, और मेरी छत से कूदकर हम वहाँ जाते थे और उसी की छत पर हम पतंग उड़ाते थे। बड़ी चौड़ी सड़क छत थी, जी। तो वहाँ हम उड़ाते थे। तो वहाँ जितनी देर हम पतंग उड़ाते थे, उसके रोशनदानों से घुंघरू की आवाज़, क्लासिकल की आवाज़, आलाप की आवाज़, ये सब लगातार मुझे सुनाई पड़ती थी। ये क्या दृश्य है ये, वाह। और खरगोश में थोड़ा सा लिया है ये जी। और जब वो संगीत स्कूल शुरू होता था, उसकी प्रार्थना होती थी, वरदे वीणा वादिनी वरदे, निराला की। और जितने स्टूडेंट थे वो उसकी बालकनी में खड़े होते थे, वहाँ ये प्रार्थना पढ़ी जाती थी। मैं जहाँ बैठता था, जिस मुडेर पर, वहाँ से पूरी वो गैलरी दिखती थी। बड़ी सुंदर लड़कियाँ खड़े होकर वरदे वीणा वादिनी गाते, तो मैं आराम से उनको भी देखता था, सुनता था, सब करता था। उसमें एक बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर, को मैं देखता था रोज़। फिर बाद में मेरा उससे जुड़ाव हुआ, सिलसिला हुआ, प्रेम हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत सी कहानियों में है वो। लेकिन ये सब बड़े दिलचस्प किस्से हैं कि वरदे वीणा वादिनी वरदे और संगीत और क्लासिकल और पतंग, ये सब का आपको दिखेगा कहीं ना कहीं। ये दृश्य मुझे बाकायदा, ये वे वहाँ कैद है, में आपको दिखेगा। संगीत स्कूल है, प्रिंसिपल साहब है, नदी, छत, पेड़, हाँ, ये सब आएगा। नदी होती लड़की, दिखेगा आपको, कई जगह दिखेगा। और वो तेलंग साहब बहुत अच्छा क्लासिकल गाते थे, जो प्रिंसिपल साहब थे। फिर जब मेरी रसाई हो गई तो मैं वहाँ जाने लगा, उनके कमरे में बैठता था, बात करते थे। तो बहुत सुंदर दिन थे वो सब। तो ये सब जुड़कर साहित्य जन्म लेता है ममता जी। सीधे सीधे एक तरफा जिंदगी जो आजकल लोग जी रहे हैं, उससे साहित्य नहीं निकलने वाला है। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए? इतना दिलचस्प जीवन जिया है आपने। देखिए, आत्मकथा में सिलसिला भी होता है और भी कहानियों में सब है, उपन्यासों में सब है। और दिलचस्प तो जिया, बहुत दिलचस्प जिया, बहुत रंगीन जिया और बहुत खुशगवार जिया। मैं सबसे कहता हूँ यार, हम हिंदुस्तान में बहुत अच्छा समय जी चुके, बहुत अच्छे हिंदुस्तान में रहे। और ये भी कह देता हूँ कि हम नेहरू के हिंदुस्तान में पले बड़े, इसलिए हमने बहुत अच्छा जीवन जिया। सब कुछ श्रेष्ठ हुआ। यूनुस साहब 60 के दशक में आप याद करिए, जो नेहरू का समय था 50-60, शानदार फिल्में, शानदार थिएटर, बिल्कुल सब कुछ, सारे IIT बने, सब बने, जो चाहो बोलो लिखो, सब कुछ श्रेष्ठतम भारत की कला का 60 और 70 के दशक में, 50-60 के अंदर हुआ। और 10 साल और ले लीजिए, तो हम उस हिंदुस्तान में 70 इस दौर में पले बड़े, तो बहुत अच्छा जिया। एक बात मेरे जहन में आ रही है और मुझे भी परेशान कर रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी कहानियों के या उपन्यास का कोई किरदार है जो आपको, जिसने परेशान किया हो या जिसने आपको बार बार नॉक किया, खटखटाया हो कि मेरे साथ न्याय करो, ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? उसका कारण देखिए है, मैं दिमाग में तब तक उसको बुनता हूँ जब तक साफ नहीं हो जाता। मैं लिखता नहीं हूँ पहले जी, दिमाग में बहुत लंबे समय तक चीज़ों को चलाता हूँ। कोई चरित्र अगर मुझे है तो जब तक मुझे वो दिखने नहीं लगता, उसके कपड़े, उसका चलने का ढंग, उसका बात करने का ढंग, तो मैं बिल्कुल शुरू से आखिर तक ले जाता हूँ, सोच लेता हूँ, उसके बाद कागज़ पर उतारता हूँ। वो जो जद्दोजहद है, वो जो चलती है, वो कितनी लंबी चलेगी, कब तक चलेगी, वो नहीं पता। और जब वो चलती है तो खाते पीते उठते चलते, जो भी आप पूछ रही थी, वो चलती रहती है, उस दुनिया में है और उसमें निगाह होती है, चलती है। अब मैं एक बात देखिए आपको और बताऊं, चूँकि आप साथी लेखिका हैं और
लिख रही हैं, आगे बहुत लिखेंगी। अब मैं थोड़ी अजीब बात कहूँगा जी लेकिन अनुभव में है इसलिए कहूँगा, और जी, कई बार बिल्कुल। अनुभव में है जी। इसलिए कहूँगा। उतरती भी है चीज़, मतलब मैं इसको मानता हूँ, जी इल्हाम तो नहीं कहेंगे लेकिन आता है कुछ हाँ। आपके अंदर, ऊपर से उतरता है कि लो। मेरे साथ बहुत जगह बहुत बार ऐसा हुआ है। मैं नाचघर उपन्यास लिख रहा था, हाँ जी मैंने 5-6 चैप्टर लिखे, मैं रुक गया, मुझे लगा ठस, अब कहानी नहीं बढ़ने वाली है मुझसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोहसिन से क्या कराऊं, कहाँ ले जाऊं, क्या है। मुझे एक सीन चाहिए था, एक सिचुएशन चाहिए थी जहाँ को मैं आगे ले जाऊं कहानी, शायद उसके बाद मैं ले जाता, वो अटक गया था। मैं सुबह टहलने जाता हूँ, मैं टहलने गया, मैं टहल रहा था, मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। वैसे आप रुक गया, हल्का अंधेरा था, देखा पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ दिखा। क्या कहिए? मुझसे थोड़ा छोटा था। बोला पेड़ पर चढ़ना जानते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं पेड़ पर तो नहीं चढ़ना जानता। क्या हुआ? बोला साहब वो पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, अरे उसका छोटा सा बच्चा नीचे गिर गया है। ओह और मैं रात भर यहाँ बैठा हूँ कि इसको कोई कुत्ता ना ले जाए या कोई मारे ना। ओह मैं चाहता हूँ इस बच्चे को उठाकर उस पेड़ पर आप वहीं पर चिड़िया के पास रख दें, जिससे वो अपने साथ लेकर उसको उड़ जाए। मैंने कहा मैं तो नहीं चढ़ना जानता, लेकिन रुकिए करवाते हैं ये काम, आप देखिए बच्चे को। फिर मैंने देखा तो एक लड़का टहल रहा था, मैंने कहा बुलाया, इधर आओ बच्चा, चढ़ जाओगे पेड़ पर? बोला हाँ चढ़ जाएंगे। ठीक, इस बच्चे को पकड़ो, यूँ एक हथेली में, पेड़ पर चढ़ो। पकड़ा बच्चे को, पेड़ पर चढ़ा, एक जगह जो डाली अलग हो रही थी वहीं रखना था, वहाँ रख दो। तो एक बार उसके हाथ से गिर गया, वो कापा बच्चा, तो वो घबरा गया, तो उसके हाथ से छूट कर फिर नीचे आया, फिर वो उतरा, फिर उसने उठाया, उसको रखा। थोड़ी देर में चिड़िया और चिड़िया ही लेकर उड़ गई, उसको चला गया। अद्भुत। ये मेरी आंखों के सामने, और मेरी लौट कर ये सीन मैंने पूरा लिख दिया, कहानी चल गई। इसका कारण जो मैं कह रहा हूँ उतरता है, उसका कारण है कि जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आपका दिमाग सबसे फर्टाइल होता है। उतना उपजाऊ दिमाग कभी नहीं होता दिन में। जी बिल्कुल। ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, ख्याल ऐसे ऐसे आते हैं, तो बनता है। तो ऐसे कई घटनाएं हैं जो मुझे, कहानी अटकती है, रचना अटकती है। इस तरह इतिहास से कोई चीज़ आ जाएगी, कुछ कहीं से कोई फ्लैश आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें मिलजुल कर बनाती हैं। तो ये पूरी घटना बिल्कुल हुई, घटित हुई, और लौट कर मैंने वो कहानी लिखा, तो चल दी कहानी। क्या बात है। मुझे लगता है कि ये बात आपकी, हम जो भी हमारे लेखक, मतलब आपके बाद की पीढ़ी सुन रही है, हमारी साथ की पीढ़ी सुन रही है, तो लिखने की जाहिर सी है बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, और ये बात संग्रह करने लायक है। और एक और हमने नाम भी लिया, नदी होती लड़की, ये भी ऐसा लगता है किसी सच्ची घटना पर आधारित है, कहीं कुछ देखा है आपने? ऐसा। अब देखिए, नदी होती लड़की को सच्ची घटना कहने में तो बहुत खतरा है। वो कहीं तो देखा, मतलब देखा नहीं, कहीं सुना है या कहीं पढ़ा है, ऐसा लगता है। देखिए, कहानी बनती तो कहीं ना कहीं तो बीज और चीज़ें तो होती ही हैं ममता जी। जी बिल्कुल हवा से कहानी नहीं होती कि आप मेज कुर्सी पे बैठी, आपने कलम उठाई और आपने लिखना चालू कर दिया। ऐसा कोई करता है तो वो कहानी होती नहीं है, बनती नहीं है। और कोई भी एक घटना, कोई भी एक चीज़ देती है उसको, उसमें वो सीधे सीधे एक अवैध संबंध की कहानी है। नदी होती लड़की, बहुत स्पष्ट रूप से, और प्रेम है और सब कुछ है, तो जाहिर है आप कहीं देखा ही होगा, कहीं सुना ही होगा, और कहानी बन जाती है उससे। एक बोल्ड कहानी है कहा जाए तो। बोल्ड हिंदुस्तान में इसलिए है कि वो अवैध संबंध पर है। जी, यहाँ अवैध संबंध बोल्ड होना ही पड़ेगा उसके लिए ना। वो तो आप शब्द ऐसा डाल रखा है ना आपने कि ये गलत है, तो बोल्ड हो गया। अगर आप गलत चीज़ पर लिख रहे हो तो आपको कहना पड़ेगा, वरना उसमें बोल्ड क्या है, कुछ नहीं है।
एक सामान्य सी प्रेम कहानी है। जी बस ये कि ऐसी नहीं लिखी जाती है, लोग बचते हैं। आपने लिख दी है तो आपने बोल्ड कहानी लिख दी है। खत्म करें। इसमें एक सूत्र बस समझ लीजिए जी आखिरी में कि आप अपनी जिंदगी का जितना ज़्यादा हिस्सा साहित्य को देंगे, साहित्य उतना ही हिस्सा आपको आपकी ज़िंदगी में लौटा कर देगा। जी बिल्कुल। आप अपनी ज़िंदगी में अगर साहित्य को हाशिए पर रखेंगे, साहित्य आपको अपने एम्पायर में, अपने साम्राज्य में बिल्कुल हाशिए पर रखेगा। कितनी बड़ी आप बात। ज़िंदगी दे दीजिए साहित्य को, साहित्य आपको सब कुछ देगा। बिल्कुल। वाह वाह वाह। ये सूत्र आप समझ लीजिए, ज़िंदगी देनी पड़ेगी, पार्ट टाइम जॉब नहीं, जी न हाशिए पर रखकर आप चल पाएंगे। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मोड़ है ये, जहाँ पर हम इस बातचीत को खत्म कर दें। सबसे बिल्कुल, अच्छी नहीं। बातचीत वो होती है जिनमें और आगे बातचीत की गुंजाइश बाकी तो है। इसलिए ये बातचीत खत्म नहीं हो रही है, रुक रही है। ये बातचीत, इस बातचीत को हम विराम दे रहे हैं आज। भोजन के लिए भी दे रहे हैं और वैसे भी दे रहे हैं। तो आज इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं, फिर कभी ऐसे ही मौका जुगाड़ के फिर आएंगे आपसे और एक लंबी बातचीत और करेंगे। तब तक के लिए फिर इजाज़त लेते हैं सभी सुनने वालों से। और बहुत शुक्रिया, आपका बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई बात करके आपसे। धन्यवाद यूनुस साहब, धन्यवाद ममता जी।